आज की जो कहानी है ना, वो बिल्कुल किसी किसी क्राइम थ्रिलर जैसी लगती है। हाँ बिल्कुल। सोचिए, एक जेल का असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट गुरदीप सिंह, जिस पर कानून की रखवाली का जिम्मा है, जी। वही एक कैदी को कोर्ट से वापस लाते समय पुलिस बस की जगह एक प्राइवेट टाटा क्वालिस लेने की जिद करता है। और फिर एक सुनसान जगह पर मतलब नेचर कॉल का बहाना बनाकर गाड़ी रुकवा देता है। और यहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है। एकदम। गाड़ी रुकते ही पीछे बैठे दो लोग पुलिस वालों की आंखों में लाल मिर्च झोंक देते हैं और फिर चाकुओं से हमला कर देते हैं। और सबसे अजीब बात क्या है, गुरदीप सिंह को एक खरोच तक नहीं आती। न वो अपने साथियों को बचाता है, बल्कि हमलावरों के साथ ही फरार हो जाता है। मतलब जो रक्षक था वही भक्षक बन गया। लेकिन यहाँ कहानी में एक जबरदस्त कानूनी मोड़ आता है। जी। इतनी साफ साजिश के बावजूद जो शुरुआती पुलिस जांच हुई, उसमें गुरदीप सिंह को क्लीन चिट मिल गई। हाँ, डीएसपी की रिपोर्ट में उसे निर्दोष बताया गया और चार्जशीट में उसका नाम तक नहीं था। ये तो बहुत अजीब है यार। यही तो इस केस का सबसे दिलचस्प पहलू है। देखिए, पुलिस ने तो एक तरह से फाइल बंद कर दी थी, पर अदालत ने नहीं की। अच्छा। जब ट्रायल शुरू हुआ और दूसरे गवाहों ने गुरदीप की भूमिका पर सवाल उठाए, तो अदालत ने अपनी एक असाधारण शक्ति का इस्तेमाल किया। एक मिनट, ये बात को समझ नहीं आई। मतलब अगर पुलिस की चार्जशीट में नाम ही नहीं है, तो अदालत किसी को मुजरिम कैसे बना सकती है? ये तो सिस्टम के खिलाफ जाने जैसा हुआ। बिल्कुल। और यहीं पर सीआरपीसी की धारा 319 काम आती है। धारा 319? जी। ये अदालत को एक तरह की सुपर पावर देती है। इसका मतलब है कि अगर ट्रायल के दौरान किसी भी व्यक्ति के खिलाफ पुख्ता सबूत सामने आते हैं, चाहे वो कोई भी, तो अदालत उसे सीधे आरोपी बनाकर कटघरे में खड़ा कर सकती है, भले ही पुलिस ने उसे क्लीन चिट क्यों न दी हो। अदालत पुलिस की जांच से बंधी नहीं है। ठीक है, तो अदालत उसे ट्रायल में ले तो आई, पर साजिश साबित करना तो सबसे मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल। कोई व्हाट्सएप चैट या रिकॉर्डिंग तो थी नहीं कि इन्होंने मिलकर प्लान बनाया हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कैसे माना कि वो मिला हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अदालत ने कहा कि साजिश के लिए किसी लिखित कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं होती। तो फिर उन्होंने परिस्थितियों की श्रृंखला को देखा, जिसे हम कह सकते हैं डॉट्स कनेक्ट करना। अच्छा, जैसे वो प्राइवेट गाड़ी वाली बात? बिल्कुल। पहला डॉट, प्राइवेट गाड़ी लेने पर जोर क्यों दिया? और फिर कैदी के साथ उन अजनबियों को गाड़ी में क्यों बिठाया? सही, वो दूसरा डॉट। तीसरा डॉट, नेचर कॉल का झूठा बहाना क्यों बनाया? और सबसे बड़ा डॉट, हमले के वक्त वो चुपचाप क्यों खड़ा रहा और फिर हमलावरों के साथ भाग क्यों गया? एकदम सही। जब आप इन सभी डॉट्स को मिलाते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। वाह, मतलब अदालत ने बिना किसी के कबूलनामे के सिर्फ फरकतों को जोड़कर पूरी साजिश का नक्शा बना दिया। जी। ये तो किसी जासूसी कहानी जैसा है। लेकिन मैंने पढ़ा कि कहानी में एक और ट्विस्ट आया था। मुख्य गवाह ही पलट गए थे। हाँ, ये इस केस का क्लाइमैक्स था। एक पुलिस कांस्टेबल और गाड़ी का ड्राइवर दोनों अपने बयान से मुकर गए, जिन्हें हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं। जी, हॉस्टाइल विटनेस। किसी भी आम केस में ये पूरा मामला वहीं खत्म हो जाता। तो फिर सजा कैसे हुई? अगर गवाही नहीं है तो सबूत क्या बचा? यहाँ पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत काम आया। कौन सा? साक्ष्य को गिना नहीं जाता, तौला जाता है। मतलब ये कि 10 मुकरने वाले गवाहों से ज्यादा वजन एक सच्चे और भरोसेमंद गवाह का होता है। अच्छा। इस केस में जो दूसरा पुलिस कांस्टेबल हमले में घायल हुआ था, उसका बयान चट्टान की तरह मजबूत था। अदालत ने उसकी गवाही को स्टर्लिंग यानी 100% खरा माना और कहा कि सजा सुनाने के लिए ये एक गवाही ही काफी है। अपील खारिज कर दी और इसकी सजा को बरकरार रखा। जी। और अदालत ने ये भी कहा कि एक जेल अधिकारी का ऐसा करना भरोसे का कत्ल है, जिसमें किसी भी नरमी की गुंजाइश नहीं है। इस पूरे मामले से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। बिल्कुल। अगली बार जब कोई सुने कि पुलिस ने किसी को क्लीन चिट दे दी है, तो ये याद रखना चाहिए कि कहानी वहां खत्म नहीं होती। असली ड्रामा तो अदालत में शुरू हो सकता है। और ये भी कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस किसी कबूलनामे से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। और शायद वकीलों और कानून के छात्रों के लिए भी इसमें एक सबक है। निश्चित रूप से। कि साजिश को साबित करने के लिए सिर्फ सीधे सबूतों के पीछे भागने की बजाय आरोपी के व्यवहार और घटनाओं की कड़ियां को जोड़ने पर ध्यान देना कितना जरूरी है। और हम आज की इस चर्चा को एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जी। क्या सिर्फ एक गवाह के बयान पर किसी को सजा देना सही है, जबकि बाकी 2 मुख्य गवाह अपनी बात से पलट गए हों?
न्याय का तराजू यहाँ कैसे संतुलन बनाता है, ये सोचने वाली बात है।